अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड, ए स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड, आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनो, डी स्टैंड्स फॉर डेफिशिएंसी एंड एस स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम से पता चल रहा है कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस डिज़ीज़ में क्या हुआ कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम ही बॉडी का होता है जिसकी वजह से जो है कोई भी इंसान है वो किसी भी डिज़ीज़ से महफूज रहता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कोई भी बाहर से जर्म्स वगैरह, कोई वायरस, बैक्टीरिया कोई भी एक्ट करता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है और उन सब वायरसेस वगैरह को या जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया बाहर से आते हैं बॉडी के अंदर, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको किल कर देते हैं और बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ होने नहीं देते। लेकिन जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो उसको एड्स तो होगी, साथ साथ उसको जो है और भी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ चैप्टर में वर्ड यूज़ किया हुआ ससेप्टिबल टू अदर डिजीज़। इसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर और डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। एड्स होता किस वायरस की वजह से है? HIV वायरस की वजह से। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और ये हमारे पास HIV जो है वो रेट्रो वायरस है, होस्ट स्पेसिफिक रेट्रो वायरस है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रेट्रो वायरसेस को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। अगर आपने रेट्रो वायरसेस का लेक्चर नहीं लिया तो सबसे पहले उसका लेक्चर लें, रेट्रो वायरस का, जिसके अंदर उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आप एड्स वाला लेक्चर लें तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। HIV की वजह से होता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सारा का सारा किन सेल से मिलके बना होता है? ल्यूकोसाइट्स से। हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स और जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और थर्ड नंबर पे होता है हमारे पास प्लाज्मा। लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ल्यूकोसाइट से मिलके बना होता है। ल्यूकोसाइट्स में भी स्पेशली हमारे पास जो है लिम्फोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स की भी हमारे पास टाइप्स होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। उनके अंदर भी आगे मज़ीद फर्दर टाइप्स है, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इसोनोफिल्स, बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं। उनमें से जो है वो लिम्फोसाइट्स जो हैं इनके ऊपर HIV वायरस जो है वो अटैक करता है। HIV वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को के ऊपर अटैक करता है। इम्यून सिस्टम ल्यूकोसाइट्स से मिलकर बना हुआ है, तो ल्यूकोसाइट्स मीन्स वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करता है। वाइट ब्लड सेल्स की भी मेन टाइप लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करता है। लिम्फोसाइट्स के ऊपर क्यों अटैक करता है? क्योंकि जो HIV वायरस है ये स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट के ऊपर जाके लगता है और लिम्फोसाइट के पास वो रिसेप्टर साइट मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर साइट। इस रिसेप्टर साइट के ऊपर जाकर जो है वो HIV वायरस अटैच होता है। इन लिम्फोसाइट्स की भी आगे 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होते हैं B लिम्फोसाइट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं T लिम्फोसाइट्स। अब इन दोनों में से किसके ऊपर जो है वो HIV वायरस अटैक करता है? इन दोनों में से वो T लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करता है और हम कहते हैं कि हेल्पर T लिम्फोसाइट्स जो है इनकी अमाउंट जो है वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है, बहुत ज़्यादा इनकी अमाउंट डिक्रीज़ कर जाती है और इसकी वजह से जो है पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वो ससेप्टिबल हो जाता है टू अदर डिजीज़। उसके अंदर और भी बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो चुका है। इसके अलावा जो है हमारे पास HIV किसके ऊपर अटैक कर सकता है? HIV हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के ऊपर भी अटैक कर सकता है। C फॉर सेंट्रल एंड नर्वस एंड S सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन के ऊपर भी अटैक कर सकता है, ब्रेन के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके अलावा जैसा कि हमने HIV वायरस के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये होस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है, तो ये सिर्फ ह्यूमन बींग के ऊपर ही अटैक करता है। इसके अलावा उन्होंने देखा है कि मंकीज़ के अंदर भी ये देखा गया है कि ये जो वायरस है ये इन्फेक्शन काज करता है, वहाँ भी मल्टीप्लिकेशन अपनी करता है, मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उसके अंदर ये डिज़ीज़ काज नहीं करता क्योंकि होस्ट स्पेसिफिक है, तो डिज़ीज़ काज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के अंदर करता है।
उसके बाद हम देख लेते हैं कि जब HIV वायरस अटैक करता है पेशेंट को एड्स होता है तो उसे कौन कौन से सिम्टम्स आना शुरू होते हैं जिनकी वजह से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को एड्स हो गया। सबसे पहले सिम्टम्स जो हमारे पास आते हैं वो ये कि जो पेशेंट का है वो सडन वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, अचानक ही उसका वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। नंबर 2 पे जो सिम्टम हमें देखने को मिलती है वो है स्वोलन लिम्फ नोड, पेशेंट के जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं। थर्ड सिम्टम हमें क्या देखने को मिलती है, रेयर वैस्कुलर कैंसर, वेसल्स के अंदर पेशेंट की कैंसर होना शुरू हो जाता है जो कि रेयर केसेस में होता है, मतलब अमूमन जो है वो नहीं होता लेकिन एड्स के केस में हो सकता है। और नंबर 4 पे लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी वीक होगी तो इम्यून फंक्शंस तो लॉस होंगे, पेशेंट के अंदर इतनी एबिलिटी या पर्सन के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो बीमारियों के खिलाफ लड़ सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो HIV वायरस है वो ट्रांसमिट किस तरह हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, ठीक है। और इन तमाम सोर्सेज को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो। सबसे पहला जो सोर्स है वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एड्स वाले पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना चाहिए ताकि डिजीज़ स्प्रेड ना हो, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट है या एक पर्सन है उसका जो है उसको एड्स है, ठीक है, और हमने उस एड्स वाले बंदे का ब्लड किसी ऐसे पर्सन को लगा दिया जिसको एड्स नहीं है, ठीक है, तो उस पर्सन को भी एड्स हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ब्लड लगाने से भी जो है एड्स वाले पर्सन का एड्स फैल सकता है, तो हमें ऐसे पर्सन का जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और नंबर 3 पे पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए भी जो है वो एड्स फैल सकती है, ठीक है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है कि अगर हमने कोई ऐसी सिरिंजेस यूज़ कर ली हैं जो किसी एड्स वाले पर्सन को यूज़ की थी और हमने उनको स्टीराइल नहीं किया तो उनके ज़रिए भी जो है वो फैल सकती है एड्स, क्योंकि हम वही अनस्टीराइल सिरिंजेस जो एड्स वाले पर्सन के उठा के एक नॉर्मल पर्सन को लगा देंगे तो उसको भी एड्स हो जानी है। इसलिए हमें जो है वो सिरिंजेस को स्टीराइल करना चाहिए, ठीक है, और बल्कि उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, अदरवाइज स्टीराइल सिरिंजेस यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा एड्स वाला जो पर्सन है उसके बर्तन वगैरह भी यूज़ करने की वजह से जो है एड्स फैल सकती है। HIV जो है इस तरह भी फैल सकती है कि कोई हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके अंदर भी इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब जो है एड्स है इसकी जो है वो वैक्सीन तैयार हो चुकी है, ठीक है, वो बन चुकी है और एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो 2001 से साउथ अफ्रीका में लग रही है। लास्ट पे हम देख लेते हैं HIV वायरस का स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है ये प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड है। इस प्रोटीन कैप्सिड के अंदर 2 RNA मौजूद हैं, एक ये वाला RNA और एक ये वाला RNA, 2 RNA जीनोम मौजूद हैं और इसके अंदर ये इंजाइम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये कौन से इंजाइम्स हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। ये हमारे पास जो ये इन्वेलप है इसे हम वायरल इन्वेलप बोलते हैं, और ये जो हमारे पास ये बाहरी स्ट्रक्चर मौजूद है इन्हें हम बोलते हैं स्पाइक्स, इन्वेलप स्पाइक्स। इन इन्वेलप स्पाइक्स का काम क्या होता है, ये हमारे पास अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर साइट को जहाँ पे HIV वायरस ने अटैच होना होता है। जैसे कि ल्यूकोसाइट्स के केस में वो रिसेप्टर साइट है CD4 रिसेप्टर साइट, ठीक है। रिसेप्टर साइट को ये डिटेक्ट करते हैं और वायरस की जो है उस रिसेप्टर साइट के ऊपर अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ये इन्वेलप स्पाइक्स। यह था हमारा एड्स का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इन्फेक्शियस साइकिल ऑफ HIV को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।